हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रमोद ढाका, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर। तो डियर, इस सेशन में हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा गुरुनीति कम प्रीवियस ईयर पेपर फॉर जेईई मेन, जिसका इस सेशन में हम सेकंड वाला यूनिट जो है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट यूनिट जो था अपना काइनेमेटिक्स पर बेस्ड था, जिसको अपन ने डिस्कस जो पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड वाला यूनिट जो है वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन और वर्क एनर्जी पावर है। देखो, किसी भी चैप्टर को रिवाइज करना हो तो उसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ वो प्रॉब्लम्स बनाई जानी चाहिए जो एग्जाम में आई हुई हो, ताकि एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन हो सके, हमें ये पता लग सके कि एग्जाम में पूछा क्या जाता है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि प्रीवियस ईयर जेईई मेन के पेपर निकाल लो, तो बेसिक लेवल पे आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीटली रिवाइज हो जाएगा। मैं कह रहा हूं जेईई मेंस और नीट दोनों के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा पार्ट है। तो 2019, 2020, 2021 में जेईई मेन के इतने ज्यादा पेपर हो चुके हैं कि चैप्टर्स में बात करें ना तो एक या दो कोई कंसेप्ट छूटता है जो उस चैप्टर का इन पेपर्स में नहीं आया हुआ हो। बाकी सारे कंसेप्ट्स जो हैं, सारी बातें, जो सारे पॉइंट्स इन चैप्टर्स के कवर हो रहे हैं। तो हमें एटलीस्ट 2019, 2020 और 2021 के जेईई मेन के पेपर बिल्कुल बनाने चाहिए। तो हम इसमें यही करने जा रहे हैं, आपके साथ ये पेपर डिस्कस करेंगे, पेपर में आए हुए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और साथ में उसके आसपास की जो थ्योरी है उसको भी कंप्लीट करेंगे, ताकि थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका चैप्टर कंप्लीटली रिवाइज हो सके। तो चलिए सर, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन के साथ कि दैट अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg is kept on a rough inclined plane as shown in the figure. A force of 3 Newton is applied on the block. The coefficient of static friction between the plane and the block is 0.6. Okay. What should be the minimum value of force P such that block does not move downward? देखो, इस टाइप के, इस वैरायटी के प्रॉब्लम्स के साथ जेईई वालों को बड़ा प्रेम है। जेईई एडवांस में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इंक्लाइंड प्लेन पर फ्रिक्शन के साथ, और मेंस में भी ऐसा क्वेश्चन मतलब 2-3 बार पूछा जा चुका है। तो चलिए सर, इस वाले क्वेश्चन से अपन शुरू करते हैं। क्वेश्चन में एक्चुअली कुछ ऐसा बोला गया है कि साहब यहां पर अपने पास ये एक इंक्लाइंड प्लेन, इस इंक्लाइंड प्लेन पर ये वाला इंक्लिनेशन एंगल जो है ये 45 डिग्री, और यहां पर अपन ने एक ब्लॉक रखा। इस पर मैंने इधर 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, पर ये रेस्ट में है, ऐसे ही बोला जा रहा है, सॉरी 3 न्यूटन का फोर्स लगाया, और इसको रेस्ट में रखने के लिए इस पर इस डायरेक्शन में अपन ने एक फोर्स अप्लाई किया, दैट इज P। और ये बोला गया कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस P, इस P की मिनिमम वैल्यू क्या हो ताकि ब्लॉक रुका हुआ रहे। मैंने कहा मान लो फोर्सेस नहीं लग रहे हैं ना, फोर्सेस नहीं लग रहे, तो ब्लॉक के मोशन की टेंडेंसी देखिए। tan थीटा की बात करें तो tan 45 की वैल्यू कितनी आएगी, बोला 1 आई। फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना दे रखा है, 0.6 दे रखा है, तो tan थीटा म्यू से ज्यादा है, मतलब ब्लॉक का मोशन होगा। ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन पर नीचे की तरफ मूव करना चाहेगा, तो हम इसे रोकना चाह रहे हैं मिनिमम फोर्स के साथ, मिनिमम फोर्स के साथ रोकना चाह रहे हैं। तो बोला टेंडेंसी मोशन की डाउनवर्ड है, लिमिटिंग केस है, और बस अपवर्ड डायरेक्शन में आपने एक फोर्स P लगा रखा है जिससे बॉडी मूव नहीं कर रही है। बोले जी ठीक बात। तो इस पर जो फोर्स लग रहा होगा, एक फोर्स इधर लग रहा होगा, दैट फोर्स इज mg sin थीटा, मोशन को लेकर। इधर नॉर्मल, इधर mg cos थीटा लग रहा होगा, इस वाले डायरेक्शन में नॉर्मल लग रहा होगा, मोशन की टेंडेंसी डाउनवर्ड है, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड लग रहा होगा, दैट इज म्यू mg cos थीटा। बोलो ठीक। ब्लॉक रेस्ट में है लिमिटिंग केस के साथ, इसीलिए मैंने इसको म्यू mg cos थीटा लिखा है। तो यहां से यदि अपन बात करें तो सर अपन राइट करेंगे दैट 3 प्लस mg sin थीटा इज इक्वल टू P प्लस म्यू mg cos थीटा। कि P यदि उससे कम हुआ तो इस बॉडी का मोशन, यदि P उससे कम हुआ तो इस बॉडी का मोशन डाउनवर्ड स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा जी साहब, तो यहां से P की वैल्यू यदि मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो P इज इक्वल टू 3 प्लस इट इज mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। So P comes as 3. What is the mass of the block is 10 kg, that is 100. Sin 45 is 1 by root 2, it is 0.6 by 1 by root 2, so it is 0.4 divided by root 2. तो वैल्यू जो मेरे पास आएगी, this is 3 plus में 40 divided by root 2, we can write it like 20 root 2. बोलो सेट है क्या सर? 20 root 2 is 1.414, तो 20 into 1.414, that value is 28 point something plus 3, that is 31 point something। यदि अपन अपने आंसर के साथ बात करें तो डियर सेकंड वाला ऑप्शन जो दिया हुआ 32 न्यूटन दिया हुआ है, दैट मींस सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। बोलो सेट, पक्का? चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है that a mass of 10 kg is suspended vertically by a rope from the rope, कि एक 10 kg का मास है, उसको एक रोप से अपन ने सस्पेंड कर रखा है. When a horizontal force is applied on the rope at the some point, the rope deviates at an angle 45 degree with the roof point. If the suspended mass is at equilibrium, then the magnitude of force applied is. मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि अपने पास एक मास जो है वो पहले हैंगिंग कंडीशन में है. आपने क्या किया, इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई किया और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करने पर ये ब्लॉक इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम में रहता है. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर मैंने फोर्स लगाया F, और इस सिचुएशन में डियर इसका ये जो डेविएशन एंगल है ये कितने डिग्री का है, ये 45 डिग्री का है. बोले जी ठीक है. मैंने कहा देखो इधर फोर्स F है, ये वाला एंगल 45 डिग्री है, इसका मतलब इधर वाला फोर्स जो होगा वो भी F के इक्वल होगा, और F जो है वो सीधा सीधा किसके इक्वल है, बोले mg के इक्वल है. बोलो हाँ कि ना, क्योंकि एंगल जो दे रखा है ना डियर, ये एंगल 45 डिग्री दे रखा है. 45 डिग्री दे रखा है, तो यदि मैं इस टेंशन के कंपोनेंट डालूंगा, जैसे देखो ये टेंशन T है, तो इधर वाला जो कंपोनेंट होगा ये वाला टेंशन का कंपोनेंट डलेगा T cos 45 इक्विलिब्रियम में, और ये वाला कंपोनेंट जो टेंशन का डलेगा दैट कंपोनेंट विल बी T sin 45. अब T cos 45 और T sin 45 तो इक्वल होते हैं, ये F के इक्वल है तो ये भी F के इक्वल है, और इधर इस स्ट्रिंग में F किसके इक्वल है, mg के, और mg किसके इक्वल है, ब्लॉक का मास अपने को दे रखा है कितना, देखें जरा, ब्लॉक का मास दे रखा है 10 kg, सो दिस डाटा विल बी 100. मतलब यदि अपन 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये डेविएट हो जाएगी कितने डिग्री के साथ, 45 डिग्री के साथ. ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है, सबसे पहले कंपोनेंट लेने होते हैं. कोई भी एंगल दे दे तो आप टेंशन की कंपोनेंट डालते हैं, T cos थीटा, T sin थीटा, फिर वहां से tan थीटा से इक्वेशन सोल्व की जा सकती है. बोलो सेट, पक्का. चलिए सर आगे बढ़ाते हैं. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3. देखो फिर क्वेश्चन नंबर 3 वो इंक्लाइंड प्लेन वाला सा क्वेश्चन आ गया. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया दैट ए ब्लॉक इज केप्ट ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन एज शोन इन द फिगर, remains at rest up to a maximum force of 2 न्यूटन down the inclined plane. मतलब इंक्लाइंड प्लेन पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इंक्लाइंड प्लेन पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब तक 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं तब तक इक्विलिब्रियम में, तब तक इक्विलिब्रियम में है. मतलब मैं कहूं कि साहब जब 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी इक्विलिब्रियम में है, मतलब 2 से ज्यादा लगाया तो बॉडी, 2 से ज्यादा लगाया तो बॉडी मोशन करेगी. अब मोशन करेगी तो फ्रिक्शन किधर, मतलब अभी 2 वाले पर मोशन की टेंडेंसी किधर, बोला मोशन की टेंडेंसी डाउनवर्ड. इसका मतलब फ्रिक्शन जो लगा बेटू वो लगा अपवर्ड, एंड दैट वैल्यू इज म्यू mg cos थीटा. बोलो सेट. इधर एक 2 लग रहा है और इधर एक mg sin थीटा लगेगा. बोलो सेट है क्या सर, बोले जी ठीक है. अच्छा दूसरा आगे पढ़ते हैं. क्वेश्चन में क्या कहा गया, आगे बोला गया सर द मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स अप टू द इंक्लाइंड प्लेन दैट डज नॉट मूव द ब्लॉक इज 10 न्यूटन. मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में यदि 10 न्यूटन लगाता हूं, अपवर्ड डायरेक्शन में 10 न्यूटन लगाता हूं तो बॉडी का मोशन नहीं होता है. बोले जी ठीक है. द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड प्लेन इज, मतलब 10 से ज्यादा लगाता हूं तो मोशन होगा. अब अपवर्ड डायरेक्शन में 10 लगाने का मतलब है, सुनना जरा बात को, ये इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, ये mg sin थीटा. सोचो इधर मैंने 10 लगाया और इससे ज्यादा लगाता है ये अपवर्ड मूव करेगा. मतलब अभी इस 10 पर मोशन की टेंडेंसी किस डायरेक्शन में है, along the plane upward direction में. along the plane upward direction में तो फ्रिक्शनल फोर्स along the plane किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, that is mu mg cos थीटा. बोलो सेट है क्या सर. और अभी तो इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन है, अभी इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन है, तो एक इक्वेशन तो अपन यहां से टिका देंगे, that equation will be mg sin theta plus 2 that comes as mu mg cos theta. और एक इक्वेशन अपन यहां से टिका देंगे, that value is 10 is equals to mg sin theta प्लस में mu mg cos theta. बोलो ठीक. अरे सही बात है. यहां से यदि अपन सोल्व करेंगे तो डियर इन दोनों इक्वेशन से mg sin theta की वैल्यू तो आ रही है 4 और mu mg cos थीटा की वैल्यू आ रही है 6. देखो कुछ नहीं करना है, यहां से mu mg cos थीटा को रख दो 10 माइनस mg sin थीटा, यहां से mu mg cos थीटा को mg sin थीटा प्लस 2, दोनों को सोल्व करेंगे तो 10 माइनस mg sin थीटा और इधर वाला डाटा mg sin थीटा प्लस 2. बोलो सेट. इसको इधर लेकर आए तो 10 माइनस 2 दैट इज 8 and here it is 2 mg sin theta. तो from here we can say that mg sin theta is 4. अब mg sin theta की वैल्यू 4 आ रही है तो mu mg cos theta कितना आ गया 6. एक काम करो, दोनों को डिवाइड मार दो.
जैसे डिवाइड हमारा वैल्यू आई tan थीटा डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4/6 4/6 अरे mg से mg सही हो गया sin थीटा बाई cos थीटा दैट इज tan थीटा बाई म्यू दैट इज 4/6 दैट वैल्यू इज 2/3 oh sorry it is tan थीटा बाई 2 म्यू tan थीटा बाई म्यू अब tan थीटा किसके इक्वल है tan 30 इंक्लिनेशन एंगल 30 दिया हुआ है तो इज 1/√3 तो वी से दैट 1/μ√3 इज इक्वल्स टू 2/3 अब ये √3 और ये 3 तो ये √3 टाइम्स सही हो गया तो वैल्यू जो म्यू की मेरे पास आ रही है दैट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज कमिंग एज √3 डिवाइडेड बाय 2 इस सिचुएशन में अपने पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो आ रहा है वो डियर √3 डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है बोलो सेट चलिए जी सर तो यहां से यदि मैं करेक्ट आंसर की बात करता हूं ना बेटा तो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर बोलो पक्का आगे बढ़ाएं चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं थर्ड के बाद नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4 देखो जी साहब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है दैट टू ब्लॉक्स A and B of masses 1 kg and 3 kg are kept on table as shown in the figure दो ब्लॉक है एक का मास 1 kg है एक का मास 3 kg है उनको अपन ने इस टेबल पर रखा है the coefficient of friction between A and B is 0.2 and the B and the surface is also 0.2 the maximum force F that can be applied on B horizontally so that block A does not slide over the block B is मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जैसे ये हॉरिजॉन्टल टेबल है इसके ऊपर अपन ने ब्लॉक बी को टिकाया सबसे पहले और इसके ऊपर ब्लॉक ए को रखा करा कि इस पर अपन फोर्स कैपिटल एफ अप्लाई करें और ए और बी साथ साथ चल रहे हैं इसके लिए फोर्स कैपिटल एफ की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है बोलो सेट तो डियर कंबाइंड ब्लॉक प्रॉब्लम है बोलो हाँ या ना रिसेंट ईयर्स में जेई मेंस के पेपर में कंबाइंड ब्लॉक प्रॉब्लम्स पे क्वेश्चन आने लगे पहले जेई मेंस में कंबाइंड ब्लॉक प्रॉब्लम्स पे क्वेश्चन नहीं आते थे तो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू आपको इस टॉपिक को थोड़ा सा और अच्छे से डील करना चाहिए कंबाइंड ब्लॉक प्रॉब्लम्स यदि आप देखते हैं थोड़ा सा सिंसियरिटी के साथ इसकी थ्योरी को वापस से एक दफा रिवाइज करें है ना अब इस वाले में जैसे ब्लॉक ए है तो ब्लॉक ए पर भाई यदि ये साथ साथ चल रहे हैं तो ब्लॉक ए का मोशन किसकी वजह से हो रहा है ब्लॉक ए का मोशन हो रहा है ए और बी के बीच लगने वाले फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वो साथ साथ मूव कर रहे हैं मूविंग टुगेदर दैट मींस द फ्रिक्शनल फोर्स इज स्टैटिक इन नेचर यदि मैं ब्लॉक ए के एफबीडी की बात करता हूं तो ब्लॉक ए पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ma इंटू जी अपवर्ड डायरेक्शन में एक नॉर्मल फोर्स लगेगा n और इधर वाली डायरेक्शन में इस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा एंड दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू इंटू n बोलो सही है साथ साथ चल रहे हैं तो यदि ब्लॉक ए का मोशन इस वाले डायरेक्शन में हो रहा है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स ऑब्वियसली होगा जो इसको इस डायरेक्शन में मूव करवा के लेके जा रहा है दैट विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स तो इसकी वैल्यू तो अपने को गिवन है 0.2 व्हाट इज नॉर्मल इज ma into g दैट इज 10 सो इट इज 10 मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो इस पर अवेलेबल हो सकता है यही करते हैं क्वेश्चन में सबसे पहले उस ब्लॉक का एफबीडी ड्रॉ करते हैं जिस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा फिर उस पर फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स आया 2 तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन कंबाइंड मोशन के लिए ब्लॉक का जो आएगा दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 1 मास दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस ब्लॉक ए का जो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सीलरेशन है ब्लॉक ए का मैक्सिमम पॉसिबल एक्सीलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है बोले जी ठीक है फिर तो ए और बी साथ साथ चलेंगे तो बोले कंबाइंड मोशन के लिए मैक्सिमम एसी मैक्स कितना होगा बोले वही होगा जो ए का मैक्सिमम पॉसिबल एक्सीलरेशन है दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलो ठीक अच्छा अब देखो ये दोनों यदि साथ साथ मूव कर रहे हैं इफ ए एंड बी आर मूविंग टुगेदर देन द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन देम विल बी स्टैटिक इन नेचर एंड दैट विल बी देयर इंटरनल फ्रिक्शनल मतलब इंटरनल अपन अज्यूम कर सकते हैं अज्यूम क्या होगा ही अब फ्रिक्शन उनके बीच इंटरनल फोर्स है दोनों साथ साथ कंबाइंड मोशन हो रहा है तो मैंने कहा टोटल 4 kg का ब्लॉक है और ये 4 kg का ब्लॉक इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहा है इस पर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स एफ अप्लाई कर रहा हूं इस पर बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स 0.2 इंटू 40 लगेगा बोलो यस और नो अरे सिंपल सी बात इधर 40 लगेगा तो इस वाली सरफेस पर जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जिसको मैं एनडेस कह दूं वो किसके इक्वल होगा 40 के इक्वल ही होगा तो हमने कहा सब एफ माइनस में इसका रिजल्टेंट कितना 8 f माइनस में 8 इज इक्वल टू टोटल मास इनटू द एक्सीलरेशन दैट इज 2 तो मैक्सिमम फोर्स जिसके लिए कंबाइंड मोशन होगा दैट फोर्स कम्स एज 16 न्यूटन
16 न्यूटन तक तो कंबाइंड होगा, उसके बाद इनके बीच रिलेटिव मोशन होने लगेगा। बोलो क्लियर है क्या सर? पक्का? चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को। नेक्स्ट फोर्थ के बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें। द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5। देखो 5 कुछ ऐसा क्वेश्चन है दैट अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज पुश्ड इन केस A and second pulled in case B by a force F is equals to 20 Newton making an angle of 30 degree with the horizontal से 30 डिग्री के एंगल पर, ठीक है साहब, as shown in the figure. The coefficient of friction between the block and the floor is 0.2. ब्लॉक और फ्लोर के बीच coefficient of friction जो है वो 0.2 है. The difference between the acceleration of block in case B and case A will be. केस B और केस A में इनके एक्सीलरेशन के बीच डिफरेंस कितने का होगा? हमने कहा जी साहब देखो ऐसा, मास दे रखा है कितना 5 kg, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2। सिचुएशन क्या है, दोनों केसेस को एनालिसिस करते हैं। पहले केस A की बात करते हैं। केस A में क्या है, 5 kg का ब्लॉक इस सरफेस पर रखा हुआ है और आपने इधर वाली डायरेक्शन में 10√3 का और इधर वाली डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है। पर 20 के कंपोनेंट डाल दिए ना, 20 cos 30, 20 sin 30, cos 30 is √3/2, sin 30 is 1/2, और इस पर इसका mg पहले से लग रहा होगा, that mg is 50। बोलो ठीक है क्या? तो इस सरफेस के साथ इसका जो नॉर्मल लग रहा होगा, ऑब्वियसली दैट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स विल बी 60। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 60 लग रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? बोले जी सर फ्रिक्शनल फोर्स होगा 0.2 into 60, दैट कम्स एज 12। मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में इस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा दैट इज 12। तो इसका इस डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक A, दैट विल बी रिटन एज फॉरवर्ड डायरेक्शन फोर्स 10√3 माइनस बैकवर्ड डायरेक्शन फोर्स 12 डिवाइडेड बाय द मास दैट इज 5। बोलो क्लियर है क्या? अरे सही है। अच्छा, फिर उसके बाद यदि मैं ब्लॉक B की बात करता हूं, मतलब सिचुएशन B की बात करता हूं, तो केस B में मैंने जो फोर्स लगा रखा है वो इधर लगा रखा है 10√3 और इधर लगा रखा है 10। 20 के कंपोनेंट डाले, 20 cos 30, 20 sin 30, इस वाले केस में 20 इधर लग रहा था ना कुछ। अच्छा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा होगा, दैट इज 5 into g, दैट इज 50। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड लग रहा होगा, उस नॉर्मल की वैल्यू किसके आएगी? बोले सर 40 के इक्वल आएगी। 40 के इक्वल आई, तो इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी बेटा? 0.2 into में 40, दैट कम्स एज 8 न्यूटन। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इस केस में 12 है, इस केस में 8 है, हॉरिजॉन्टल फोर्स दोनों में सेम है। तो केस B का जो एक्सीलरेशन मेरे पास आ रहा है दैट इज 10√3 माइनस में 8 डिवाइडेड बाई 5। बोलो सेट है क्या? बोला जी ठीक। तो इन दोनों के एक्सीलरेशन के बीच डिफरेंस की यदि मैं बात करूं तो इसको सोल्व करने पर डाटा मेरे पास 12 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 5 आएगा क्या? 10 देखो इसको ऐसे लिख दो सजाकर थोड़ा सा, इट इज 10√3 डिवाइडेड बाई 5 माइनस में 12/5, और इसको सजा के लिखा तो ये वाला आ गया 10√3 डिवाइडेड बाई 5 माइनस में 8/5। दिस माइनस दिस करोगे तो 12/5 माइनस 8/5 दैट इज 4/5, एंड 4/5 की बात करें बेटा तो 4/5 इज 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द डिफरेंस इन एक्सीलरेशन इन बोथ द केसेस। तो यहां से यदि अपन बात करते हैं बेटा तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। बोलो सेट है क्या सर? पक्का? चलिए आगे बढ़ाते हैं। 5 के बाद अगला क्वेश्चन जो अपना है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या कह रहा है, that a block of mass small m lying on a smooth horizontal surface is attached to a spring। एक small m mass का ब्लॉक है, ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है, एक स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है, ऑफ नेग्लिजिबल मास ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k। द अदर एंड ऑफ स्प्रिंग इज फिक्स्ड। स्प्रिंग का दूसरा एंड फिक्स है, as shown in the figure। The block is initially rest in its equilibrium position। ब्लॉक इनिशियली रेस्ट में अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। If now the block is pulled with a constant force capital F, the maximum speed of the block is। वो कह रहा है कि ब्लॉक पर मैक्सिमम फोर्स कैपिटल F, अपन एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल F लगा रहे हैं, तो इसकी मैक्सिमम स्पीड क्या होगी? मैंने कहा देखो मैक्सिमम स्पीड को लेकर यदि अपने को बात करनी है, सिचुएशन की बात करते हैं। देखो यहां पर स्प्रिंग,
इसके साथ अपन ने स्मॉलम मास का ब्लॉक लगा दिया। यदि ये इधर गया स्मॉलम मास का ब्लॉक किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, मान लो इसकी स्पीड v है, इधर फोर्स F लग रहा है और स्प्रिंग में एक्सपेंशन x है, तो इधर फोर्स kx लगेगा। बोलो यस और नो? बोले हाँ। तो हमें पता है इस टाइप की प्रॉब्लम्स में क्या था, इनिशियली F ग्रेटर देन kx होता है तो ब्लॉक की स्पीड इंक्रीज होती है, देन एक्सपेंशन ज्यादा होने से kx ग्रेटर देन F हो जाता है तो फिर ब्लॉक की स्पीड डिक्रीज होती है। तो मैं कहूं ब्लॉक की स्पीड मैक्सिमम कब होगी? यदि इसकी स्पीड इधर v है तो v विल बी मैक्सिमम, स्पीड विल बी मैक्सिमम व्हेन। बोले जी साहब स्पीड मैक्सिमम होगी जब f किसके इक्वल होगा? kx के, मतलब एक्सपेंशन की वैल्यू किसके इक्वल होगी? बोले f बाई k के। अच्छा, अब देखो जब ब्लॉक यहां से यहां पहुंचा, मान लो ये वही वाली सिचुएशन है जब x इक्वल टू f बाई k है, ब्लॉक की स्पीड मैक्सिमम है। जब ये यहां पहुंचा तो यहां से यहां में इसके ऊपर दो फोर्सेस ने वर्क किया, एक तो कैपिटल F ने वर्क किया Fx और एक स्प्रिंग फोर्स ने वर्क किया। देखिए ये याद रखने वाली सी चीज है और इसको ध्यान में रखना है बेटा कि यदि स्प्रिंग का एक्सपेंशन होता है या कंप्रेशन होता है या फिर मैं कहूं ओवरऑल स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन, विरूपण आता है, तो स्प्रिंग का वर्क डन नेगेटिव और स्प्रिंग डिफॉर्म्ड स्टेट से, मतलब चाहे विस्तारित है चाहे संपीड़ित है, कंप्रेस्ड है चाहे एक्सपेंडेड है, डिफॉर्म्ड स्टेट से नेचुरल स्टेट में आता है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। तो सर यहां से अपने पास kx माइनस हाफ kx स्क्वायर दैट वैल्यू इज हाफ mv स्क्वायर, तो यहां से x की जगह f बाई k रखोगे तो इट इज f स्क्वायर बाई k, माइनस में k बाई 2 साथ में f स्क्वायर बाई k स्क्वायर, x की जगह f बाई k रखना है ना। अब देखो एक k से k तो सही हो गया, दिस इज f स्क्वायर बाई k माइनस f स्क्वायर बाई 2k, तो कितना बचा? बोला f स्क्वायर बाई 2k बचा। दिस इज f स्क्वायर बाई 2k इज इक्वल टू अपने पास कितना साहब? हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। तो यहां से डियर 2 से तो 2 सही हो गया, v की वैल्यू जो मेरे पास आ रही है दैट वैल्यू इज कमिंग एज f अंडर रूट में m k। दिस विल बी द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक इन दिस केस। बोलो सेट है सर? पक्का? तो यहां से यदि अपन करेक्ट आंसर की बात करते हैं बेटा तो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए सेट, बढ़ाएं बात को आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 7। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में केवल इतना कहा गया है दैट a force acts on a 2 kg object so its position at the function of time is given as x is equals to 3t square plus 5. What is the work done by this force in first 5 seconds? वर्क डन पूछा है फोर्स का, बहुत सिंपल सा केस है। वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो पोजीशन दे रखी है तो वेलोसिटी की बात करेंगे, वेलोसिटी कितनी आएगी? dx by dt, dx by dt 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 60 और 5 का डिफरेंशिएशन कितना? 0। तो वेलोसिटी जो अपने पास आई वो 60 आ गई। वेलोसिटी 60 आई तो वर्क डन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, तो हाफ 2 इनटू में 6 इनटू 5 इसका स्क्वायर। दिस इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड व्हाट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? इनिशियल स्पीड इज 0, बट फाइनल स्पीड तो 30, इनिशियल स्पीड कितनी? 0, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो ये रही, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये रही। 2 से 2 सही हो गया, दिस वैल्यू कम्स एज 30 का स्क्वायर दैट इज व्हाट? 900 जूल। तो इस वाले केस में वर्क डन बाय द फोर्स अपने पास जो आएगा दैट कम्स एज 900 जूल। बोलो सेट? पक्का? चलिए जी सर, बात को आगे की ओर बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 8। देखो डियर 8th में क्या कहा जा रहा है that a block of mass small as m is kept on a platform which starts from rest with constant acceleration g by 2, okay, upward। अच्छा जी, as shown in figure work done by the normal reaction force on block in time t। हमने कहा साहब देखो यहां पर एक ब्लॉक रखा गया है, ये प्लेटफॉर्म इधर एक्सीलरेशन g by 2 के साथ जा रहा है। प्लेटफॉर्म किस एक्सीलरेशन के साथ जा रहा है? g by 2 एक्सीलरेशन के साथ जा रहा है। टी टाइम में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का वर्क डन, तो पहले बोला नॉर्मल लगेगा कितना वो निकाल ले। देखो यदि प्लेटफॉर्म इधर g by 2 एक्सीलरेशन से जा रहा है तो इस ब्लॉक पर जो फोर्स लगेगा एक तो mg लगेगा
और एक प्लेटफॉर्म के एक्सीलरेशन की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स ma लगेगा। बोलो हाँ की ना? सही है। mg पहले लग रहा है, ma डाउनवर्ड लगा तो दैट वैल्यू इज 3mg/2। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो अपवर्ड लग रहा है उस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? बोला 3mg/2। देखो बिट्टू फोर्स आ गया, हमसे टी टाइम में वर्क डन पूछा गया है। सो इफ वी आर एबल टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट देन वी कैन कैलकुलेट वर्क डन। नॉर्मल ऊपर लग रहा है, प्लेटफॉर्म का डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, इसका मतलब प्लेटफॉर्म का डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है तो ब्लॉक का भी अपवर्ड है। टी टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। S is equals to ut plus half at square. Initial velocity is 0, then the displacement is half at square. So this value comes as gt square divided by 4. So we say work done by the normal reaction force, that is force into displacement into angle between them, 3mg/2 into gt square by 4, साथ में cos 0, तो वैल्यू अपने पास आ गई 3mg square t square divided by 8. This will be the work done by normal reaction force. बोलो सेट है? पक्का? चलिए जी सर, बात को आगे की ओर बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। that a particle which is experiencing a force F is equals to 3 I cap minus 12 J cap undergoes a displacement of 4 I cap। मतलब एक पार्टिकल है जिस पर ये फोर्स लग रहा है, उसका ये डिस्प्लेसमेंट होता है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो 3 जूल है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कि साहब वर्क डन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। बोलो यस और नो? बोले जी वर्क डन जो होता है दैट विल बी के फाइनल माइनस के इनिशियल। के इनिशियल कितना 3, वर्क डन कितना आया, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट चलेंगे तो आई कैप 4 आई कैप दैट इज 12 आई कैप 12 आई कैप डॉट आई कैप इज 1, जे कैप डॉट आई कैप इज 0, सो वर्क विल बी 12, it is k final. What is the initial work done? Initial work done is 3, so the final kinetic energy of the block comes as 15 joule. इसकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपने पास आ रही है दैट इज 15 जूल। सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। बोलो सेट? चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को। ओके डियर, तो आगे यदि अपन क्वेश्चन नंबर 10 में यदि बात करें, देखो डियर ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आया था ना, तो एग्जाम में एक्चुअली इस क्वेश्चन में आंसर की करेक्शन था। यहां पर अपन ने थोड़ा सा आंसर में मॉडिफिकेशन कर दिया है, मतलब मैंने ये जो डाटा यहाँ पर 2 सेंटीमीटर डाला है ना, ये करेक्टेड आंसर है, तो इसके अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे। वैसे यहाँ पर एग्जाम में 4 सेंटीमीटर आया था और उस 4 सेंटीमीटर को करेक्ट भी दे दिया गया था, पर वो बात गलत थी। तो चलिए सर अपन अपने क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है? 10 में कहा जा रहा है दैट बॉडी ऑफ मास but a body of mass 1 kg falls freely from a height of 100 meter on a platform of mass 3 kg which is mounted on a spring having a spring constant this, the body sticks to the platform and the spring's maximum compression is found to be x, given that z is equals to this, then the value of x is closest to 2। देखो डियर सिचुएशन कुछ ऐसी है कि यहां पर अपने पास एक 1 kg का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ना, और यहां पर अपने पास एक 3 kg का प्लेटफॉर्म है जो एक स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है। ये प्लेटफॉर्म रहा साहब और ये स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट जो मेरे को गिवन है ना, दैट इज गिवन एज 1.25 into 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर। अब ये स्प्रिंग कांस्टेंट की कंपैरिजन में यदि मैं mg = kx0 डालकर सोल्व करता हूं तो इनिशियल जो कंप्रेशन x0 की वैल्यू मेरे पास आती है जो कि 3mg, यदि मैं m को 1 कह दूं तो 3 kg is 3m divided by k, 3mg divided by k से सोचूं तो इनिशियल कंप्रेशन की वैल्यू जो आ रही है दैट इज नेग्लिजिबल, तो मैं उसको नेग्लिजिबल मानकर चल रहा हूं। बोलो क्लियर? अच्छा जी, अब ये जो ब्लॉक है 1 kg का, ये 3 kg के इस प्लेटफॉर्म के साथ आकर स्ट्राइक करता है, और इस स्ट्राइक करने से पहले ये 100 मीटर की डिस्टेंस जो है, स्ट्राइक करने से पहले ये 100 मीटर की डिस्टेंस डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल करता है। बोले जी ठीक, तो मैंने कहा इसकी वेलोसिटी क्या होगी स्ट्राइक करने से पहले? डियर इसकी वेलोसिटी स्ट्राइक करने से पहले √2gh होगी। √2gh तो अपन ने कहा दिस इज g is 10 and the height is 100 मीटर। सो यहां से जो डाटा मेरे पास सोल्व होकर आ रहा है ना डियर,
ये आ गया 10 इंटू में रूट 20, 20 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 4, सो इट इज 20 रूट 5। ये स्ट्राइक करने से, ठीक स्ट्राइक करने से पहले की वेलोसिटी है 1 kg की। अब क्या हुआ, 1 kg 3 kg के साथ स्ट्राइक करता है तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व है। सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व है तो अब सिस्टम के पास स्ट्राइक करने के बाद मैं कहूं कंबाइंड मास जो 4 kg है, ऑब्वियसली इसके ऊपर ये बैठा हुआ दिखेगा, मैंने कंबाइंड में दिखा दिया है ना। कंबाइंड मास 4 kg है और ये स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के, ठीक बात, अच्छा जी सर। और इसके पास इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी, लेट सपोज दिस वेलोसिटी इज v, तो यदि मैं इसको सोल्व करना चाहूं तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से 1 इंटू में 20 रूट 5 इनिशियल लीनियर मोमेंटम एंड देन 4 इंटू में v, सो वेलोसिटी v कम्स एज 5 रूट 5। मतलब इस पॉइंट पर इसके पास वेलोसिटी जो है वो 5 रूट 5। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया मैंने, एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम, दैट्स ऑल, खत्म बात, बोलो सेट है। अच्छा, v की वैल्यू 5 रूट 5 अपने पास आ गई। अब क्या करने जा रहा हूं मैं, बोला सर मान लो ये मैक्सिमम यहां से नीचे की तरफ x नॉट डिस्टेंस तक कंप्रेस होता है, मैक्सिमम यहां से नीचे की तरफ x नॉट डिस्टेंस तक कंप्रेस होता है। यदि ये x नॉट डिस्टेंस तक कंप्रेस होता है, तो मैंने कहा यहां से यहां जब बॉडी आई तो यहां से यहां पहुंचने के ड्यूरेशन में सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। जनरली क्या इस क्वेश्चन में जो एरर की गई थी वो ये की गई थी कि डायरेक्टली यहां से इस वाली सिचुएशन तक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर दिया गया था, जबकि बेटा यहां पर बीच में 1 kg और 3 kg के बीच कोलिजन हो रही है, दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, तो लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लीकेबल नहीं होगा। बोलो पक्का? अच्छा जी, तो यहां से अपन ने कहा साहब इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी में तो केवल काइनेटिक एनर्जी है, मान लेते हैं जैसे, सो इट इज 5 रूट 5 का स्क्वायर। उसके बाद जब ये नीचे की तरफ गया है तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी x नॉट डिस्टेंस जाने पर, मैक्सिमम कंप्रेशन है तो काइनेटिक तो जीरो होगी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी ये भी और ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी इसमें इतने का डिक्रीमेंट होगा। बोलो हाँ की ना? अरे यस और नो? बोले सही है। तो यहां से यदि अपन x नॉट के लिए इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो x नॉट की अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू जो मेरे पास आती है दैट वैल्यू कम्स एज 2 सेंटीमीटर। मतलब इसमें मैक्सिमम अपने पास 2 सेंटीमीटर का कंप्रेशन ऑकर होता है। बोलो क्लियर? थोड़ा सा 2 से वैसे ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि ये 3 kg इनिशियली इस पर पड़ा हुआ है, मेरी बात को समझ रहे हो? तो इनिशियली कुछ कंप्रेशन तो होगा ही होगा, थोड़ा सा 2 से ज्यादा होगा, पर अपन लमसम में बोल सकते हैं कि सर इट इज 2 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर? पक्का? तो यहां से यदि अपन ऑप्शन की बात करें तो डियर थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। एनटीए ने यहां 4 दे दिया था सीधा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के बेसिस पर। बोलो सेट? चलिए आगे बढ़ाते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 11। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है दैट ए पार्टिकल मूव इन वन डायमेंशन फ्रॉम रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फोर्स that varies with the distance by the particle as shown in the figure. The kinetic energy of the particle after it's traveled. मतलब पार्टिकल पर फोर्स और डिस्टेंस का ग्राफ दिया गया है और ये पूछा गया है, फोर्स और डिस्टेंस का ग्राफ दिया गया है और ये पूछा गया है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो साहब काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो वर्क डन के इक्वल होती है। इनिशियली रेस्ट में था तो के फाइनल माइनस के इनिशियल, वर्क एनर्जी थ्योरम यही तो कहती है ना कि के फाइनल माइनस के इनिशियल इज इक्वल्स टू टोटल वर्क डन। अब टोटल वर्क डन की बात करो तो अपन इस केस में एरिया अंडर द कर्व को टोटल वर्क डन बोल सकते हैं। बोलो यस और नो? बोले हाँ। तो यहां से देखो बेटा, सबसे पहले तो ये एक रेक्टेंगल है, फिर उसके बाद ये एक रेक्टेंगल है और ये एक ट्राइंगल है। बोलो हाँ की ना? तो टोटल वर्क डन जो मेरे पास होगा दैट इज, इस रेक्टेंगल की बात करें एरिया अंडर एफ एक्स कर, वर्क डन एरिया अंडर एफ एक्स कर भी होता है ना यार, तो इट इज 2 into 2 दैट इज 4, प्लस में एक रेक्टेंगल है दैट इज 2 into 1 दैट इज 2, प्लस में इसमें ट्राइंगल में बेस है 1 और ये साइड लेंथ भी है 1, सो इट इज 1/2 into में 1 into 1 दैट इज 1/2, 0.5, so this total value comes as 6.5 joule. इनिशियली रेस्ट में था, so we say that k initial is what? 0. तो k फाइनल की वैल्यू अपने पास किसके इक्वल आ गई? 6.5 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी जो है बॉडी की, काइनेटिक एनर्जी जो है बॉडी की दैट इज 6.5 जूल। बोलो सेट है? पक्का? चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को।
अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 11th के बाद नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि दैट ए यूनिफॉर्म केबल ऑफ मास कैपिटल एम एंड लेंथ कैपिटल एल is placed on a horizontal surface that its 1/nth part is hanging below the edge of the surface. Okay, to lift the hanging part of the cable up to the surface, the work done should be. मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये एक टेबल है, ये बहुत फेमस सा क्वेश्चन है। देखो अब इतने ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, तो नई वैरायटी के क्वेश्चंस मिलना लगभग इम्पॉसिबल सा, मतलब हर पेपर में 25 क्वेश्चंस में से 2 या 3 5 क्वेश्चन मैक्सिमम मान लो जो नए आ रहे हैं, बाकी 20 क्वेश्चन वही आ रहे हैं जो पुराने आप लोगों के पढ़े हुए हैं। देन बी कॉन्फिडेंट, बहुत आसान पेपर आ रहा है। टिपिकल क्वेश्चन वो माना जाता है बेटा जो आपका देखा हुआ नहीं होता है और थोड़ा सा लेंथी भी होता है। जो क्वेश्चन लेंथी हो लेकिन आपका पहले से देखा हुआ हो, उसको आप टिपिकल की श्रेणी में तो नहीं लाएंगे ना। क्वेश्चन बहुत इजी सा है इवन ये तो, कि साहब ये चैन रखी हुई है, इसका 1/n पार्ट जो है वो हैंगिंग है, और इसको अपन ने पूरा का पूरा पुल किया और पूरे के पूरे पार्ट को टेबल पे डाल दिया। बोलो ठीक है क्या? बोले जी ठीक है। पूरे के पूरे पार्ट को टेबल पे डाल दिया, तो मैंने कहा साहब यू फाइनल जो है वो तो हो गया 0। अब यू इनिशियल के बारे में बात करनी है। वर्क डन जो होगा दैट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। और मैंने इस वाले रेफरेंस लेवल को, लेट अज्यूम इस वाले रेफरेंस लेवल को मैंने माना है कि साहब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 है। अपन ने इसको अज्यूम किया है, तो हमने कहा जी साहब यू इनिशियल जो है, देखो यदि ये लेंथ L/n है तो इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो कहां पर होगा? बोले L/2n पर होगा, बिल्कुल मिड में। बोलो यस और नो? बोले हाँ। मास कितना होगा? कंप्लीट चेन का मास है m, तो 1/nth पार्ट का मास होगा m/n। तो यू इनिशियल की बात करूं दैट वैल्यू इज माइनस में m/n इंटू में z, साथ में L/2n। मतलब चैन के कंप्लीट मास को उसके सेंटर ऑफ मास पर कंसंट्रेटेड माना गया है, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आ गई -mgl डिवाइडेड बाई 2n स्क्वायर। दिस इज यू इनिशियल। तो टोटल वर्क डन जो मेरे पास आया, यू फाइनल है 0 और यू इनिशियल का डाटा आ गया -mgl डिवाइडेड बाई 2n स्क्वायर। तो टोटल वर्क डन की वैल्यू जो आई साहब, उस वर्क डन की वैल्यू आ गई mgl डिवाइडेड बाई 2n स्क्वायर। क्लियर है क्या सर? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल निकाला, यू फाइनल को 0 मान लिया, यू इनिशियल की वैल्यू रेफरेंस के बेसिस पर कैलकुलेट की, टोटल वर्क डन आ गया। बोलो पक्का? तो यहां से यदि मैं करेक्ट आंसर की बात करता हूं बेटा, देन थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद द नेक्स्ट वन इज 13 एक अच्छा क्वेश्चन है ना। देखो ये क्वेश्चन मतलब इसका एक इंटीग्रेशन आता है, वो अपने को यदि ध्यान है कि dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। चलिए यूज करेंगे तो पता चल जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया है दैट ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड with an initial velocity v naught from the surface of earth. The motion of the ball is affected by a drag force equal to m gamma v square, where m is the mass of the ball, v is the instantaneous velocity, and gamma is the constant time taken by the ball to rise to its zenith is. मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एक बॉल को यहां से अपन ने अपवर्ड डायरेक्शन में v नॉट वेलोसिटी से थ्रो किया है, तो कितने टाइम में ये बॉल जो है, ये हाईएस्ट पॉइंट पर रीच करेगी। मैंने कहा साहब बीच में इसके ऊपर फोर्स की जो इक्वेशन दी गई है वो ये दी गई है कि इस पर एक तो mg लग रहा है और एक ड्रैग फोर्स लग रहा है एयर की वजह से, वो लग रहा है साहब m गामा v स्क्वायर, जहां v इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, v इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो साहब इसके रिटार्डेशन की वैल्यू जो मेरे पास आएगी, रिटार्डेशन दैट विल बी माइनस ऑफ z प्लस गामा v स्क्वायर। बोलो यस और नो? बोले जी सही बात है भाई, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अच्छा अब ये बॉडी जब अपवर्ड जा रही है, तो मैं इसके रिटार्डेशन को डियर इतना लिख सकता हूं क्या साहब?
जब ये अपवर्ड जा रही है तो इसके रिटार्डेशन को अपन dv बाई dt लिख सकते हैं। वैसे तो एक्सेल रिटार्डेशन को यही लिखते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, टाइम के बारे में सोचो। ये कहा गया है कि उसको हाईएस्ट पॉइंट तक रीच करने में टाइम कितना लगेगा। बोले सर हाईएस्ट पॉइंट पर बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, फाइनल वेलोसिटी 0, मतलब जितने टाइम में इसकी वेलोसिटी v नॉट से 0 हो जाएगी उतने टाइम में हाईएस्ट पॉइंट पर रीच करेगा। तो dt कैन बी रिटन एज माइनस dv डिवाइडेड बाई g गामा प्लस v स्क्वायर, साथ में गामा कांस्टेंट ले लिया। नाउ लेट्स इंटीग्रेट इट। इंटीग्रेशन लिमिट 0 से t तक, यहां लिमिट चली गई v नॉट से v तक, v नॉट से 0 तक। अच्छा अब देखो ये जो होता है ना, ये अपने पास होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसकी वैल्यू मेरे पास आती है 1 अपॉन a, साथ में tan इनवर्स x अपॉन a। हाँ प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, लिमिट लगा देंगे ना यार। 1 अपॉन a साथ में tan इनवर्स x अपॉन a। तो a जो है वो अंडर रूट जी बाई गामा है, दिख रहा है क्या साफ साफ? अंडर रूट जी बाई गामा का स्क्वायर देखोगे तो जी बाई गामा आएगा। अच्छा तो इधर तो टाइम t आया, इधर अपने पास माइनस 1 बाई गामा पहले से पड़ा हुआ है, 1 बाई गामा। a कितना हुआ? a आया अंडर रूट जी बाई गामा, साथ में tan इनवर्स x बाई a that is v divided by a that is under root g by gamma and the limit goes from v नॉट से 0। बोलो सेट। अच्छा तो t की वैल्यू मेरे पास आई 1 अपॉन रूट g गामा, साथ में tan इनवर्स, लिमिट पुट करने के बाद अंडर रूट गामा बाई जी इंटू में v नॉट, कि इतने टाइम में बॉडी जो है वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर रीच करेगी। तो टर्निंग पॉइंट केवल यही था कि इंटीग्रेशन आता है तो क्वेश्चन सोल्व्ड है। बोलो सेट है। तो यहां से यदि अपन बात करते हैं देन थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 14। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में यह कहा गया है कि एक 60 HP की मोटर है, लिफ्ट्स एन एलिवेटर हैविंग ए मैक्सिमम टोटल लोड कैपेसिटी ऑफ 2000 kg। लोड कैपेसिटी 2000 kg की है। इफ द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द एलिवेटर इज 4000 न्यूटन, द स्पीड ऑफ द एलिवेटर एट ए फुल लोड इज क्लोजेस्ट टू, मतलब उस पर लोड फुल है 2000 kg का। मोशन की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा है वो 4000 न्यूटन का लग रहा है। तो क्या हुआ, समझना जरा बात को। इस टाइप का क्वेश्चन कई दफा देखने को मिलता है कि यदि अपन इसके ऊपर इधर फोर्स लगाते हैं मोटर के थ्रू और वो फुल कैपेसिटी पर काम कर रही है, इसका मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी v पर जा रही है। एक तो इस पर 4000 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है और एक इस पर 20000 का फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है। समझना मेरी बात को। मोटर जो है उसने फुल कैपेसिटी से काम किया और वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, उस कांस्टेंट वेलोसिटी को बतलाना है। तो मैंने कहा साहब इस वाले केस में मोटर जितना फोर्स इस पर अपवर्ड लगा रही है उतना ही फोर्स इस पर डाउनवर्ड लग रहा है, मतलब मोटर के थ्रू लगने वाले फोर्स की वैल्यू आ गई। मोटर के थ्रू लगने वाले फोर्स की वैल्यू आ गई मेरे पास 24,000। सो 24,000 इंटू वी दैट इज द पावर ऑफ द मोटर, और ये अपने को फुल कैपेसिटी से काम करवा रहे हैं, मतलब ये 60 HP के इक्वल है और 1 HP जो होता है ये 746 वोल्ट के इक्वल होता है। तो वेलोसिटी की वैल्यू जो मेरे पास यहां से सोल्व होकर आई, this one is 400, so v comes as 746 divided by 400। 800 होता तो exactly 2 आ जाता, मतलब 2 से थोड़ा सा लेसर डाटा सोल्व करोगे ना तो ये वाला डाटा जो मेरे पास आएगा that data is approximately 1.9 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर है क्या सर? बात सेट, बढ़ाएं बात को आगे। चलिए जी सर आगे बढ़ाते हैं बात को अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 14 के बाद 15th भी कुछ इसी कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। सेम टू सेम, देखो एक ही कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन एक ही टाइम में कई दफा पूछे गए हैं, क्योंकि नई वैरायटी, फिर मैंने बोला नई वैरायटी थ्योरेटिकल चीजें तो उसी के राउंड एंड राउंड पूछनी पड़ेंगी जेईई मेंस में। क्वेश्चन कुछ ऐसा है दैट एन एलिवेटर इन ए बिल्डिंग कैन कैरी मैक्सिमम of 10 persons, the average mass of person is 68। इसका मतलब मैक्सिमम लोड जो हुआ 680 हो गया ना यार, ये 10 है और ये 68 है तो 680 हो गया। और एलिवेटर का खुद का मास 920 है, तो अपने पास जो पिछले केस में 2000 kg आ रहा था उस 2000 kg के प्लेस पर इसका मास जो मेरे पास आएगा दैट इज 680 प्लस 920। इतना मास जो है वो लेकर जा सकता है। अच्छा, moves with a constant speed of 3 मीटर पर सेकेंड और फ्रिक्शनल फोर्स और दे रखा है, तो हमने कहा टोटल फोर्स निकाल लो। देखो
mg से, प्लस में फ्रिक्शनल फोर्स 6000 कर दूं, बोलो हाँ कि ना बोले हाँ। और यदि मैं उसको वेलोसिटी v से मल्टीप्लाई कर दूं दैट इज 3, तो डियर ये मोटर की पावर बतला देगी क्या? सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम कंसेप्ट पर बेस्ड। तो यहां से यदि अपन पावर की वैल्यू सोल्व करते हैं तो डियर इसकी पावर आती है अपने पास 66,000 वॉट। तो फ्रॉम हियर वी कैन से द फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। बोलो सेट है, पक्का? चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को। 15th के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 16 देखो जब भी कोई पार्टिकल, अपन वर्क डन की बात करते हैं, अपने को दो तीन मतलब फोर्स के ऐसे कंपोनेंट दिए हुए होते हैं Fx, Fy, Fz। तो अपन ये कहते हैं कि साहब डिस्प्लेसमेंट जो है वो dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, ऐसा कुछ मानते हैं? बोलो हाँ या ना। फिर अपन dw कैलकुलेट करते हैं, ऐसा ही तो करते हैं ना कि साहब dw इज इक्वल टू फोर्स के यदि कंपोनेंट x, y और z तीनों में है सो इट इज Fx i कैप प्लस Fy j कैप प्लस Fz k कैप डॉट प्रोडक्ट विथ dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। इससे यहां से यदि आप सोल्व करते हो तो वैल्यू आपके पास आती है dw कम्स एज fx dx प्लस fy dy प्लस fz dz। दिस इज दी वर्क डन। और टोटल वर्क डन के लिए अपन इसको इंटीग्रेट करते हैं, बोलो ठीक। चलिए सर अब अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक फोर्स है दैट इज माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग ए पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट 0, a टू b 0,1 1,0 से 0,1 तक जाना है और इस लाइन सेगमेंट के अलोंग मेरे को वर्क डन की वैल्यू बतलानी है। मैंने कहा सर फोर्स जो दिया हुआ है F वो माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप है। एक्स वाई प्लेन में बॉडी का मोशन है तो वी से दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज dx i कैप प्लस dy j कैप। तो अपन यदि वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे dw दैट इज f डॉट dr, सो इट इज माइनस एक्स dx प्लस में y dy। तो टोटल वर्क डन की बात करोगे सो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y dy। अब यदि अपन लिमिट की बात करते हैं तो इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट है 0 और फाइनल इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट है 1 और फाइनल है 0। आप 1,0 से 0,1 तक जा रहे हैं तो इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट इज 1 और फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट इज 0। सिमिलरली y वाले में बात करें तो इनिशियल y कोऑर्डिनेट इज 0 एंड फाइनल y कोऑर्डिनेट इज 1, सो इट इज x स्क्वायर बाय 2 और लिमिट रखोगे तो 1/2 माइनस पहले से है ना, प्लस में इसमें भी आ जाएगा y स्क्वायर बाय 2 लिमिट रखोगे तो 1/2। तो इस सिचुएशन में अपने पास टोटल वर्क डन की वैल्यू जो कैलकुलेट होकर आ रही है ना डियर, दैट टोटल वर्क डन इज कमिंग एज 1 जूल। बोलो ठीक। अच्छा जी सर, तो अपन यहां से करेक्ट आंसर की बात करें देन फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। पक्का? बढ़ाएं आगे। चलिए जी सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 वैसे लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है, मतलब यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल अप्लाई करना है। ग्रेविटेशनल फोर्स नेचर में कंजर्वेटिव होता है, फ्रिक्शन है नहीं, तो नॉर्मल जो लगेगा वो तो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, तो अपन इसमें लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा पाएंगे। चलिए डिस्कस करते हैं पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया है दैट ए पार्टिकल ऑफ मास m is equals to 1 kg slides down a frictionless track AOC starting from rest at a point A height 2 मीटर, मतलब यहां से स्लाइड करना स्टार्ट कर रहा है। After reaching C the particle continues to move freely in air as a projectile when it reaches the highest point P, मतलब जब ये पार्टिकल का पाथ कुछ इस टाइप का है और यहां से छोड़ने के बाद ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है और जब ये P पर पहुंच रहा है तो P की जो ग्राउंड से हाइट है वो 1 मीटर दी गई है। पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मेरे को बतलानी है। मैंने कहा साहब देखो ऐसा जूल में कैलकुलेट करनी है। एक्चुअली क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि पार्टिकल यहां से चला इस ट्रैक पर, फिर पार्टिकल यहां से सरफेस को छोड़ा, फिर इसने यहां पर प्रोजेक्टाइल मोशन किया, फिर ये वापस नीचे की तरफ आया। तो इन दोनों पार्टिकल्स के बीच ये हाइट है 1 मीटर, ये इनिशियल हाइट भी 1 मीटर। यहां वाले पॉइंट पर इसकी मैकेनिकल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने कहा यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल, तो यू इनिशियल mg इंटू 2, के इनिशियल 0, यू फाइनल mg इंटू 1 और कैलकुलेट क्या करना है के फाइनल। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो अपने पास आ रही है दैट इज mg इंटू 1
मतलब बोला जाए तो mg के इक्वल आ जाएगी। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी mg के इक्वल आएगी। अब मास कितना दे रखा है अपने को, बॉडी का 1 kg दे रखा है, g की वैल्यू 10 है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो मेरे पास आ रही है, दैट फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज कमिंग एज 10 जूल। बोलो सेट, पक्का? चलिए जी सर आगे बढ़ाते हैं बात को। नेक्स्ट यदि अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया ना अपना, 17 का आंसर 10 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। 18 में कहा गया टू बॉडीज ऑफ मास 4 kg एंड 6 kg आर टाइड टू एंड्स ऑफ ए मासलेस स्ट्रिंग। The string passes over a pulley which is frictionless. The acceleration of the system in terms of acceleration due to gravity is. इस सिस्टम का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करना है। तो देखो बहुत सिंपल से तरीके से मैं इसको डील करूंगा ना। एक तो देखो अपन ऐसे कह सकते हैं कि साहब 6g इधर लगा, टेंशन t इधर आया, एक अपने पास 4g इधर लगा, टेंशन t इधर आया। इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में a है, तो इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में a है। तो अपने पास जो इक्वेशन निकल कर आई 6g माइनस में t इज इक्वल टू 6a, और इसके लिए इक्वेशन निकल कर आई t माइनस 4g इज इक्वल टू 4a। और यहां से यदि आप सोल्व करते हो तो 2g इज इक्वल टू 10a आपके पास आता है। मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू जो आपके पास आ रही है, दैट एक्सेलरेशन इज कमिंग एज g by 5। एक तो ये तरीका ये। दूसरा सीधा भी बोलते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को अपन सीधा कर सकते हैं। एक्सेलरेशन इज नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। So acceleration comes as the net pulling force of 6g minus में 4g divided by the total mass, that is 6 plus 4. So it is 2g by 10. The acceleration is g by 5. बोलो सेट है क्या? पक्का? बढ़ाएं बात को आगे। चलिए जी सर क्वेश्चन नंबर 18 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 19। ऐसा क्वेश्चन भी बिल्कुल देखा हुआ है, अपन क्लासरूम में ऐसे क्वेश्चन को करते हैं। 19 में कहा गया है that a block of mass 10 kg is in contact against the inner wall of a hollow cylindrical drum of radius 1 meter। कि एक होलो सिलेंडर है ना, और इस होलो सिलेंडर की रेडियस जो है वो 1 मीटर है। यहां पर एक ब्लॉक जो है वो इसके साथ कांटेक्ट में है, ठीक है, और ये ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक है जी सर। The coefficient of friction between the block and the inner wall of the cylinder is 0.1. The minimum angular velocity needed for the cylinder to keep the block stationary when the cylinder is vertical and about rotating up and rotating about its axis will be। मतलब ये किस मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करे ताकि ये इसके साथ कांटेक्ट में रहे, कांटेक्ट छोड़कर नीचे की तरफ स्लाइड ना करे। मैंने कहा देखो यदि रेडियस r है और ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो ब्लॉक पर आउटवर्ड डायरेक्शन में एक सूडो फोर्स लगेगा, दैट इज m ओमेगा स्क्वायर r। अच्छा जी, तो इस पर इधर वाली डायरेक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा, और इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी, बोला m ओमेगा स्क्वायर r की। अच्छा, इस पर एक नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, बोले जी साहब mg लगेगा। अब mg की वजह से ये नीचे जाना चाहेगा, तो इसको रोकेगा कौन, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन रोकेगा तो फ्रिक्शन किस वाली डायरेक्शन में एक्ट करेगा, फ्रिक्शन इस वाले ब्लॉक पर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। और मैं कहूंगा साहब कि बॉडी रेस्ट में रहे यदि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू mg है, क्योंकि बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में है तो फ्रिक्शन स्टैटिक लग रहा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, जैसे मान लो mg आता है 10 और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम आती है 20, तो फ्रिक्शन लगेगा कितना, बोला 10 ही लगेगा। लेकिन वो कितने वेट तक को बैलेंस कर पाएगा, 20 तक को। यदि फ्रिक्शन 20 लग रहा है, ये 20.1 लगा, तो स्लाइड करेगा। तो मैंने कहा स्टैटिक में रहना है, इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पुलिंग फोर्स से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब म्यू m ओमेगा स्क्वायर r, कोई फ्रिक्शन जो होता है वो म्यू इंटू नॉर्मल होता है, तो म्यू इंटू m ओमेगा स्क्वायर r ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, बोले mg होना चाहिए। m से m सही हुआ, ओमेगा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट g डिवाइडेड बाई म्यू r। बोलो सेट, बोला जी ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, g की वैल्यू तो 10 है, म्यू की वैल्यू 0.1 है और r की वैल्यू 1 है, तो ओमेगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू 1, मतलब 100 का अंडर रूट कितना, 10। तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है, मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी शुड बी 10 रेडियन पर सेकेंड। अब 10 से ऊपर जो भी है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो सेट है, पक्का। तो इसका करेक्ट आंसर जो अपने पास आया 19 का, दैट इज फर्स्ट वन। तो चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। देखो इसमें क्या कहा गया है, that a force F is equals to 20 plus 10y acts on the particle in y direction, where F is in Newton, y is in meter,
वर्क डन बाय दिस फोर्स टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1 मीटर। मतलब बॉडी जो है इस वाले फोर्स 20 प्लस 10y के अंडर y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 1 मीटर तक मूव करके जाती है। मेरे को टोटल वर्क डन की वैल्यू बतलानी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। प्लस आप dw जो होता है केवल y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, dw को सीधा सीधा f into dy लिख दूं क्या? खत्म क्वेश्चन। बट f डॉट dr होता है, सेम डायरेक्शन में है, मतलब y डायरेक्शन में ही फोर्स लग रहा है, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो दोनों के बीच एंगल 0। तो वर्क डन dw की वैल्यू जो अपने पास आई दैट इज 20 प्लस 10y इंटू dy। बोलो सही है क्या? बोले जी ठीक है। तो टोटल वर्क डन जो मेरे पास आया वो टोटल वर्क डन किसके इक्वल? इंटीग्रेशन ऑफ dw। टोटल वर्क डन जो आया वो इंटीग्रेशन ऑफ dw, 20 को इंटीग्रेट किया तो इट इज 20y, इट इज 20 dy प्लस में 10y dy, और लिमिट लगा दी अपन ने y के 0 से 1, y के 0 से। तो ये वैल्यू मेरे पास आ रही है, इट इज 20y, लिमिट पुट करोगे तो 20 आ जाएगा, एंड दिस वैल्यू इज 5y स्क्वायर, और लिमिट पुट करोगे तो 5 आ जाएगा। मतलब इस वाले केस में अपने पास टोटल वर्क डन की वैल्यू जो आ रही है ना डियर, दैट वैल्यू इज कमिंग एज 25 जूल। सो डियर इस वाले केस में फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। बोलो सेट, पक्का? चलिए आगे बढ़ाते हैं। 25 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 26। देखिए 26 में क्या कहा जा रहा है, that a ball of mass 4 kg is moving with a velocity of 10 meter per second, collides with a string of length 8 meter and force constant 100 Newton per meter. The length of the compressed spring is x meter. The value of x to the nearest integer is. मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा है, पहले तो ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में प्रेजेंट है, बोले जी ठीक है, और ये ब्लॉक इस साइड से, बॉल जो है 4 kg की बॉल इस डायरेक्शन से आ रही है, और इसके पास इनिशियली वेलोसिटी जो है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसको कंप्रेस करते हुए जाएगा। मान लो ये इसको कंप्रेस करते हुए y डिस्टेंस तक कंप्रेस कर देता है। कितनी डिस्टेंस तक? y डिस्टेंस तक। ये जो इनिशियल लेंथ है ना, ये 8 मीटर पूछी गई, बताई गई है। देखो जनरली क्या होता है इस क्वेश्चन में, बच्चों की एरर जो होती है ना, स्टूडेंट्स जनरली इस वाले क्वेश्चन में एक ही चीज कैलकुलेट करते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। थोड़ा सा देखो पेशेंस के साथ देखोगे तो इन्होंने एक्चुअली लेंथ पूछी है कि सब बाद में कंप्रेस्ड स्टेट में यदि इस स्प्रिंग की लेंथ x है देन वी हैव टू कैलकुलेट दैट x। समझ गए? तो मैंने कहा साहब देखो ऐसा है, फोर्सेस जो लग रहे हैं वो नेचर में कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव है तो u इनिशियल प्लस k इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल प्लस k फाइनल। तो k इनिशियल तो दिस u इनिशियल कितना 0, k फाइनल मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम 0, और मैक्सिमम कंप्रेशन यदि y है तो u फाइनल इज हाफ k y स्क्वायर। ये तो कैंसिल आउट हुआ, दिस डाटा इज 200, द स्प्रिंग कांस्टेंट दैट इज 100, सो इट इज 100/2 इनटू में y स्क्वायर। सो y स्क्वायर की वैल्यू अपने पास जो आ रही है दैट y स्क्वायर इज कमिंग एज 4, तो y की वैल्यू जो अपने पास आ रही है दैट y इज कमिंग एज 2 मीटर। मतलब मैक्सिमम कंप्रेशन जो है वो 2 मीटर है, तो उसकी लेंथ उस टाइम पर जो कि x मीटर गिवन है, उस x की वैल्यू अपने पास किसके इक्वल आएगी? बोला सर उस x की वैल्यू अपने पास 6 के इक्वल आएगी। मतलब इस टाइम पर स्प्रिंग की जो लेंथ होगी दैट लेंथ विल बी 6 मीटर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं 20 के बाद, द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 21। सॉरी 21 हो गया ना यार, हाँ 21 हो गया अपना। 22 में कहा जा रहा है that a constant power delivering machine has towed to a box which has initially at rest along a horizontal straight line. The distance moved by the box is proportional to. मतलब ये एक बॉक्स है, आप तो ये मान लो कि, और इसको कांस्टेंट पावर दी जा रही है, बॉक्स है इसको कांस्टेंट पावर दी जा रही है, तो t टाइम में इसके थ्रू ट्रैवल्ड डिस्टेंस टाइम के फंक्शन के फॉर्म में कैसे होगी? मैंने कहा साहब पावर जो है वो F इंटू वी से लिख सकते हैं अपन भाई, फोर्स भी इधर ही लगेगा, इनिशियली रेस्ट में था तो वेलोसिटी भी इधर ही आएगी, तो P इज इक्वल टू F इंटू वी, और F जो है उसको m dv by dt लिख दे, इट इज m dv by dt इंटू वी। तो डियर यहां से v dv जो आ रहा है ना मेरे पास दैट इज कमिंग एज p by m इंटू dt, v dv इट इज p by m इंटू dt। p कांस्टेंट पावर बताई जा रही है, मास ऑब्वियसली अपन मान के चल रहे हैं कि कांस्टेंट सा है, रिलेटिव की वजह से चेंज हो सकता है, बट अपन स्पीड को उतना ज्यादा नहीं मान रहे। तो यदि अपन इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर v तक,
कि साहब जब स्पीड v हुई तो टाइम t में उसकी वेलोसिटी कैसे आई, तो v²/2 दिस वैल्यू कम्स एज p/m, साथ में t, तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिस इज √2pt डिवाइडेड बाई m। ये बॉडी की वेलोसिटी आ गई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। मैंने कहा डिस्टेंस पूछी है तो वी विल राइट इट लाइक v को ds/dt लिख सकते हैं, ds/dt कम्स एज √2pt डिवाइडेड बाई m। बोलो सेट है क्या? अच्छा जी, तो ds जो मेरे पास आया दैट इज √2p/m, दैट इज ए कांस्टेंट वैल्यू, एंड हियर टोटल डिस्टेंस के लिए इंटीग्रेशन ऑफ √t dt, तो इधर डिस्टेंस s आया और इधर मेरे पास √2p/m, और साथ में ये डाटा आ गया t⁵3/2, इधर तो लिमिट 0 से s, इधर लिमिट कितनी 0 से t, तो t⁵3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। तो यहां से डिस्टेंस जो आ रही है ट्रैवल्ड डिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम देखें तो टाइम रेज टू द पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल आ रही है। बोलो पक्का? चलिए जी सर, तो यहां से यदि अपन इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर की बात करते हैं बेटा, सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को 22 के बाद। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 23। देखो क्या कहा जा रहा है, that as shown in the figure a particle of mass 10 kg is placed at point A. When the particle is slightly displaced to right, it starts moving and reaches the point B. मतलब जब ये A पर है, आपने थोड़ा सा पुश कर दिया और ये जब B पर पहुंच गया, the speed of the particle at B, देखो सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया। उस वाले क्वेश्चन में लॉ ऑफ, आपको याद है वो हाइट वाला क्वेश्चन था, उसमें लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे थे, पार्टिकल जब ये इस वाली हाइट पर था तो काइनेटिक एनर्जी पूछ ली थी। इसमें बस वो जब बॉटम वाले उस वाले पॉइंट पर है, बॉटम वाले पॉइंट पर, तो उसकी स्पीड पूछी गई है। पक्का? चलिए जी सर शुरू करते हैं बात को। हमने कहा सब बॉडी यहां से यहां तक पहुंची, फ्रिक्शन है नहीं, देन वी कैन अप्लाई लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो u इनिशियल तो अपने पास आ गया साहब mg × 10, k इनिशियल है 0, u फाइनल अपने पास आया mg × 5 और k फाइनल है ½ m v²। कि बॉडी जब यहां से यहां पहुंची, लेट सपोज कि उसके पास स्पीड v है, तो अपन इस सिचुएशन में जब वो a से b रीच कर रही है, देन वी कैन अप्लाई लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल और एक नॉर्मल। नॉर्मल तो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, तो वर्किंग होगा ही नहीं, तो वर्किंग फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, दैट इज अ टाइप ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। चलिए जी सर, यहां से वैल्यू जो अपने पास आई दैट इज mg × 5 इज इक्वल्स टू ½ mv²। तो m तो सही हो गया, दिस इज 10g, बोले तो 100, v² की वैल्यू 100 आ रही है, तो स्पीड v अपने पास आ गई साहब 10 मीटर पर सेकंड, मतलब इस वाले पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी जो होगी वो अपने पास 10 मीटर पर सेकंड होगी। बोलो क्लियर? चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करें 23 के बाद। द नेक्स्ट वन इज 24। 24 मतलब आसान सा क्वेश्चन है, वर्क एनर्जी के मेथड से करने की कोशिश करते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कहा गया देखो, कि a bullet of mass 0.1 kg is fired from a wooden block to a piece through it, but it stops after a distance 50 centimeter into it, मतलब 1/2 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुक जाता है। इनिशियल मास दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी, if the velocity of the bullet before hitting the wood is 10 meter per second, it slows down under uniform deceleration, then the magnitude of effective retarding force is x Newton, value of x, the value of x to the nearest integer is, x की वैल्यू नियरेस्ट इंटीजर में बतलानी है। देखो जब बुलेट जो है वो ब्लॉक के थ्रू पेनेट्रेट होती है ½ मीटर और यहां पर आकर रुक जाती है, तो मैंने कहा ब्लॉक का जो वर्क डन है रिटार्डिंग फोर्स की वजह से वो fx होगा, सॉरी f × s। यदि s डिस्टेंस चला तो फोर्स f है। यदि देखो बॉडी मूव इधर कर रही है, बॉडी का मूवमेंट इधर है, बॉडी पर रिटार्डिंग फोर्स है तो इधर है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितने डिग्री का? 180 डिग्री का। सो माइनस fs इज इक्वल टू k फाइनल दैट इज 0, रुकने के बाद, एंड माइनस में k इनिशियल दैट इज ½ mv²। बोलो सेट? अच्छा जी, तो f की वैल्यू जो मेरे पास आ रही है दैट वैल्यू इज कमिंग एज mv² डिवाइडेड बाय 2s। रिटार्डिंग फोर्स, एवरेज रिटार्डिंग फोर्स की वैल्यू पूछी गई है अपने से। अब देखो डियर s की वैल्यू है 1/2, तो 2 × 1/2 दैट इज 1। नाउ व्हाट अबाउट द मास? मास इज 0.1। व्हाट इज द वेलोसिटी? दैट इज 10, तो 10 का स्क्वायर इज 100। दिस डाटा इज 2 × 1/2। तो यहां से जो वैल्यू अपने पास आ रही है ना फोर्स की, रिटार्डिंग फोर्स की, दैट वैल्यू इज कमिंग एज 10 न्यूटन। अपने से यही पूछा गया था, रिटार्डिंग फोर्स की एवरेज वैल्यू। अच्छा, इसमें एक तो ये बोला गया है कि वो यूनिफॉर्म रेट से हो रहा है। इफ इट इज नॉट गिवन, तो अभी एवरेज फोर्स यदि पूछ लेगा ना, तो एवरेज फोर्स यही आएगा।
पक्का? चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को। 24 के बाद नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 25। देखिए 25 एक बढ़िया क्वेश्चन है ना, समझना जरा इसको। इसमें कहा जा रहा है दैट ए बॉडी ऑफ मास 1 kg रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर व्हिच हैज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 1/√3, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है। इट इज डिजायर्ड टू मेक द बॉडी मूव अप बाय अप्लाइंग द मिनिमम फोर्स F न्यूटन, द वैल्यू ऑफ F विल बी। मतलब क्या कि हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पर बॉडी को तुमने रखा है और इस पर मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स ताकि बॉडी का मूवमेंट हो। तो हमें पता है मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स के लिए यहां से अपन पर्टिकुलरली किसी एक एंगल थीटा पर बात करते हैं। बोलो हाँ कि ना? थीटा की बात करते हैं तो ये F cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट F sin थीटा फोर्स का। बोलो सही है क्या? इधर लगता है mg, इधर लगता है नॉर्मल, और इधर बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है F। सही? अब बोले सर आपने कैसे डिसाइड किया कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल से ऊपर लगाने पर फोर्स मिनिमम होगा, नीचे लगाने पर भी तो हो सकता है? तो डियर देखो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एक्चुअली यदि मैं हॉरिजॉन्टल से अपवर्ड डायरेक्शन में लगाता हूं तो फोर्स का एक कंपोनेंट नॉर्मल को रिड्यूस करता है और फ्रिक्शन होता है म्यू इनटू नॉर्मल। बात समझ गए कि अपन एक्चुअली फोर्स के कंपोनेंट के थ्रू नॉर्मल को रिड्यूस कर रहे हैं। देखो नॉर्मल की इक्वेशन क्या लिखोगे आप कि mg इज इक्वल टू n प्लस F sin थीटा। तो मेरे पास जो नॉर्मल निकल कर आया वो नॉर्मल निकल कर आ गया mg माइनस F sin थीटा। नॉर्मल रिड्यूस हो गया तो फ्रिक्शन भी रिड्यूस होगा। अच्छा मूवमेंट के लिए क्या होगा? बोले साहब मूवमेंट के लिए F cos थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू इनटू n, और n है mg माइनस F sin थीटा। बोलो सेट? अच्छा जी साहब, तो यहां से यदि अपन सोल्व करते हैं तो F की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू मेरे पास आती है म्यू mg डिवाइडेड बाई, देखो भ्रमण करने पहले म्यू F sin थीटा उतर जाएगा, फिर F कॉमन आ जाएगा तो cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। बोलो क्लियर? अच्छा नाउ F मिनिमम जो अपने पास होगा ना, F मिनिमम की वैल्यू होगी मेरे पास म्यू mg डिवाइडेड बाई √1 प्लस म्यू स्क्वायर। देखो ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है कि यदि a sin थीटा प्लस b cos थीटा होता है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो √a² प्लस b² होती है। तो साहब मिनिमम, ये मिनिमम तब होगा जब ये डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा। डिनोमिनेटर की मैक्सिमम के लिए रख दिया अपन ने। अच्छा फ्रिक्शनल कोफिशिएंट जो था वो अपने को 1/√3 गिवन है और मास जो है बॉडी का वो 1 kg गिवन है। तो वैल्यू जैसे यहां पुट करोगे देखो इट इज 1/√3 इंटू में mg दैट इज 10 डिवाइडेड बाई अंडर रूट में 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर दैट इज 1/3, 1 प्लस 1/3 दैट इज 4/3, 4/3 को लिखा तो 2/√3 अपन लिख सकते हैं। इट इज 2/√3 और इधर अपने पास आया 1/√3 इंटू में 10। देखो डियर 1/√3 से 1/√3 तो कैंसिल आउट हो गया, दिस वैल्यू इज 10/2 और 10/2 से यदि मैं बात करूं तो बॉडी पर जो फोर्स अपने पास आ रहा है दैट इज 5 न्यूटन। मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स मूवमेंट के लिए 5 न्यूटन होगा। पक्का? चलिए जी सर आगे बढ़ाते हैं बात को। 25 के बाद नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 26। बहुत फेमस सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि साहब एक बॉय है जिसका मास 4 kg है। अपन स्मॉल m और कैपिटल M से करते हैं। क्वेश्चन में यह कहा गया है कि एक बॉय है जिसका मास 4 kg है, स्टैंडिंग ऑन ए पीस ऑफ वुड हैविंग ए मास 5 kg। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वुड एंड द फ्लोर इज 0.5। द मैक्सिमम फोर्स that the boy can exert on the rope so that the piece of wood does not move on this place। मतलब मूवमेंट नहीं हो रहा है, यदि उससे ज्यादा लगा दिया तो मूवमेंट होगा। मतलब उससे ज्यादा फोर्स लगाया तो मूवमेंट होगा। मूवमेंट होगा मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उस पर्टिकुलर फोर्स की वैल्यू के लिए फ्रिक्शन नेचर में स्टैटिक होगा। चलिए सर डील करते हैं, पहले समझते हैं जरा बात को। फोटो देखें। देखो डियर सिचुएशन कुछ ऐसी है कि यहां पर ये एक ब्लॉक, थोड़ा सा जूम करके बनाते हैं। मान लो ब्लॉक का मास कैपिटल M है और यहां पर जो पर्सन खड़ा है उस पर्सन का मास स्मॉल m है और भाई साहब ने रस्सी को पकड़ रखा है और ये जो स्ट्रिंग है इधर से घूमते हुए इस डायरेक्शन में इधर से आ रही है। यहां पर अपने पास एक पुली लगी हुई है, यहां पर अपने पास एक पुली लगी हुई है और यहां पर अपने पास एक पुली लगी हुई है। क्लियर? अच्छा जी, तो हमने कहा जी साहब देखो ऐसा, यदि इस पर टेंशन T इधर लगा, मैंने कहा सिस्टम चल नहीं रहा, तो स्मॉल m और कैपिटल M को एक कंबाइंड सिस्टम बना लूं तो इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में इफेक्टिवली फोर्स लगेगा स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी।
और एक ग्राउंड के थ्रू नॉर्मल लगेगा। भाई बॉडी रेस्ट में है तो वर्टिकल फोर्स अपवर्ड फोर्स बराबर वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स, राइट में फोर्स इज इक्वल टू लेफ्ट में फोर्स। तो अपने पास यहां से जो वैल्यू आ रही है कि n प्लस टी, उसकी वैल्यू तो आ गई साहब कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी। अच्छा, तो नॉर्मल जो आया दैट इज 9g माइनस में टी। बॉय का मास 4 kg है, ब्लॉक का मास 5 kg है, सो इट इज 9g माइनस में टी। ये अपने पास नॉर्मल आ गया। फिर देखो इधर टेंशन टी है, तो मैंने कहा कि बस इससे ज्यादा फोर्स लगते ही चलेगा, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, और लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके इक्वल होगा, म्यू इंटू एन के। और अभी एग्जैक्टली बस चलने ही वाला है, मतलब टी की वैल्यू किसके इक्वल है, बोले जी साहब टी की वैल्यू म्यू इंटू एन के इक्वल है इस लिमिटिंग केस में। टी इज इक्वल टू म्यू इंटू में 90 माइनस में टी, तो सोल्व किया साहब तो वैल्यू आ गई टी इज इक्वल टू म्यू इंटू 90 डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू। वैसे वैल्यू आती है म्यू इंटू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू। म्यू की वैल्यू जो अपने को दी हुई है दैट इज 1/2, 0.5 है तो इट इज 1/2 इंटू 90, दैट इज, इसको ऐसे लिख दो 1/2 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2। 1/2 से 1/2 शहीद हो गया, ये डाटा 90/3, तो ये 30 टाइम्स कैंसिल आउट होगा। मतलब इस मैक्सिमम जो टेंशन बॉय के थ्रू रोप पर अप्लाई हो सकता है दैट इज 30 न्यूटन। बोलो सेट है। चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27, बहुत इजी सा क्वेश्चन है ना। मतलब क्वेश्चन में एक्चुअली कुछ ऐसे बोला गया है कि एक बॉय रिलीजेस ए 0.5 kg बॉल ऑन ए फ्रिक्शनलेस फ्लोर with a speed of 20 meter per second. The ball gets deflected by an obstacle on the way. After deflection it moves with 5% of its initial kinetic energy. What is the speed of the ball now? मतलब ये कह रहा है कि साहब क्वेश्चन ऐसा है कि मान लो एक बॉल की काइनेटिक एनर्जी, यदि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की 5% बचती है तो स्पीड क्या होगी। मैंने कहा साहब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ mu², और इसका जो 5% है वो किसके इक्वल है, बोले वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 5% फाइनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, तो v² की वैल्यू जो मेरे पास आ रही है u² इज 20 स्क्वायर दैट इज 400 इनटू में 5 डिवाइडेड बाय 100, ये कैंसिल आउट हुआ, तो v की वैल्यू मेरे पास यहां से 2√5 के इक्वल आ गई। √20 2√5 और 2√5 सोल्व करने पर ये वाला डाटा मेरे पास 4.47। देखो आसान सा है ना। मैंने पहले ही कहा था मेंस के पेपर में, मेंस के लिए और नीट के लिए बहुत रिविजनल अच्छे क्वेश्चन मिल जाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो केवल इतना ही कंसेप्ट है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की 5% है। पक्का। चलिए तो सर आगे बढ़ाते हैं बात को। नेक्स्ट अपन 27 के बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट वन इज 28। देखो जैसे ही मैंने स्टार्टिंग में कहा था, स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन ऐसा आया था और मैंने आपको बतलाया था कि साहब कंबाइंड ब्लॉक प्रॉब्लम्स जो है ना अब रिसेंट ईयर्स में पूछने लग गए। पहले कंबाइंड ब्लॉक प्रॉब्लम्स पे क्वेश्चन नहीं आते थे, और आजकल कंबाइंड 2 बार आ चुका है, 2019 में भी और 2021 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो कंबाइंड ब्लॉक प्रॉब्लम्स की थ्योरी एक दफा वापस से रिवाइज कर लेना। चलिए सर क्वेश्चन की बात करें कि 2 ब्लॉक हैं। अब इस वाले ब्लॉक का मास 0.5 kg है और इस वाले ब्लॉक का मास 4.5 kg है, are arranged on a horizontal frictionless table as shown in the figure. The coefficient of static friction between the two blocks is 3/7. Okay, then the maximum horizontal force that can be applied on the larger block to move together. बड़े वाले ब्लॉक के साथ छोटा वाला ब्लॉक मूव करे, इसके लिए कैपिटल F की मैक्सिमम वैल्यू है ना। देखो यहां पर अपने पास मास जो है वो कितना है, कैपिटल M प्लस स्मॉल m है, साथ साथ चलना चाहिए। मैंने कहा इस पर फोर्स कैपिटल F लगाया, फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा हुआ है, तो यदि इनका कंबाइंड एक्सीलरेशन AC है तो मैंने कहा फोर्स की वैल्यू तो ये हो जाएगी। बोलो हाँ कि ना बोले हाँ। अब कंबाइंड एक्सीलरेशन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होती है, इसके लिए क्या करते हैं अपन, उस बॉडी का FBD प्लॉट करते हैं जिस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। किस पर नहीं लग रहा, स्मॉल m पर। तो डियर ये स्मॉल m मेरा इधर, स्मॉल m पर इधर लगेगा स्मॉल mg, इधर लगेगा नॉर्मल और इधर लगेगा फ्रिक्शन। यदि दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव कर रहे हैं तो फ्रिक्शन की वजह से ये मूव करेगा, वो भी स्टैटिक। अब स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू किसके इक्वल होगी, बोले म्यू mg के, म्यू इनटू नॉर्मल, नॉर्मल इज mg।
तो इसका जो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सीलरेशन है वो किसके इक्वल होगा डियर? म्यूजिक के इक्वल होगा। और वही इनका मैक्सिमम कंबाइंड एक्सीलरेशन होता है क्या? तो कंबाइंड मोशन में इनका जो मैक्सिमम एक्सीलरेशन होता है वो ऊपर वाले ब्लॉक के स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से मैक्सिमम एक्सीलरेशन के इक्वल होता है। उसकी वैल्यू अपने पास आ गई म्यू इंटू जी। तो ये टोटल वैल्यू 4.5 प्लस 0.5 इंटू में म्यू इंटू में जी। नाउ दिस इज 5, जी इज 10। नाउ व्हाट अबाउट म्यू? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अपने को जो गिवन है ना बेटा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 3/7। तो ये अपने पास आ गया 3/7। वैसे जी की वैल्यू 9.8 आप लोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 21 पॉइंट समथिंग आएगा, पर 0.5 से लेस, 21.5 से लेसर होगा। तो नियरेस्ट इंटीजर में बात करोगे देन 21 इज द करेक्ट आंसर। पक्का? चलिए सर 28 के बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29। देखो 29 जैसे कंसेप्ट पर भी क्वेश्चन 2 से 3 दफा आ चुका है, आपने देखा हो तो। अपवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स, अभी अपन ने एक वो निकाला था मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि that a block of mass small m slides along a floor while a force of magnitude capital F is applied to it at an angle theta as shown in figure. The coefficient of kinetic friction is mu k. Then the block's acceleration a is given by. ब्लॉक का एक्सीलरेशन पूछा है, इधर फोर्स कैपिटल F लग रहा है। हमने कहा साहब देखो ऐसा है, यदि FBD की बात करते हैं, इधर फोर्स F लग रहा है, ये वाला एंगल थीटा है, तो इधर वाला कंपोनेंट होगा F कोस थीटा और इधर वाला कंपोनेंट होगा FA साइन थीटा। एक इस पर mg लग रहा है, एक इस पर नॉर्मल लग रहा है और एक इस पर बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, यही तो आएगा। और एक्सीलरेशन किधर वाली डायरेक्शन में? इधर वाली डायरेक्शन में। तो हमने कहा जी साहब देखो, सबसे पहले तो नॉर्मल की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? नॉर्मल आ गया mg माइनस में f साइन थीटा के इक्वल। नॉर्मल mg माइनस f साइन थीटा के इक्वल आ गया। अच्छा, अब मैंने कहा फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल आया? म्यू इंटू, तो म्यू mg माइनस में f साइन थीटा। भाई बॉडी मूव कर रही है तो आप ऐसे कह सकते हो साहब कि ये म्यू के कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन mg माइनस में f साइन थीटा होगा। अच्छा, तो बॉडी का एक्सीलरेशन जो होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है f cos थीटा, तो साहब फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स f cos थीटा, बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स म्यू के mg माइनस f साइन थीटा। दिस इज द नेट फोर्स ऑन द बॉडी। और एक्सीलरेशन जो होता है वो नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो एक्सीलरेशन जो आया दैट इज f बाई m cos थीटा माइनस में म्यू के इंटू में g माइनस में f बाई m साइन थीटा। दिस इज द एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी। क्लियर? तो डियर यहां से यदि अपन करेक्ट आंसर की बात करते हैं देन फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। केवल देखो मतलब ऐसे लिख के डराने की कोशिश की गई है कि देखो ये एक्सप्रेशन बहुत गंदा सा आएगा, बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन है। और जेई की खासियत रही है ये हमेशा दिखा के डराने वाली। चलिए सर 29 के बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 30, भाई साहब इतने डाटा है ना इस वाले क्वेश्चन में, खौफ सा लगेगा, पर जब करने बैठेंगे ना तो इतना इजी क्वेश्चन है यार। देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि कंसीडर ए फ्रेम दैट इज मेड ऑफ टू थिन मासलेस रोड्स AB एंड AC एज शोन इन द फिगर। AB और AC से बना हुआ है। ए वर्टिकल फोर्स P ऑफ मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन इज अप्लाइड एट पॉइंट A ऑन द फ्रेम। इस पर मैंने इधर वाली डायरेक्शन में 100 न्यूटन का फोर्स लगाया। सपोज द फोर्स P इज रिजोल्व्ड पैरेलल टू द आर्म्स AB एंड AC ऑफ द फ्रेम। मतलब AB के अलोंग और AC के अलोंग उसके कंपोनेंट लिए गए हैं। The magnitude of the resolved component along the arm AC is x न्यूटन। इसके अलोंग जो कंपोनेंट है वो x न्यूटन है। वैल्यू ऑफ x नियरेस्ट इंटीजर में चाहिए और इतने सारे बीच में डाटा घुसा दिए गए। मैंने कहा देखो तुमने इधर यदि फोर्स P लगाया, ये वाला एंगल 145 है, इसका मतलब ये वाला एंगल कितना है 35। तो इस P का इधर वाला जो कंपोनेंट होगा AC के अलोंग वो किसके इक्वल होगा? बोले वो P cos 35 के इक्वल होगा। सिंपल सी बात। अरे फोर्स का किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट डालना है, बाकी क्यों इतने डाटा दिए गए हैं? जेई की खासियत है दिखा के डराने के लिए। तो सर ये कंपोनेंट अपने पास P cos 35 है, P की वैल्यू 100,
एंड cos 35 इज 0.819। तो कंपोनेंट जो अपने पास इस डायरेक्शन के अलोंग आ रहा है वो 81.9 आ रहा है। इंटीजर वाला क्वेश्चन था, नियरेस्ट इंटीजर में पूछा गया था, देन 20 इज द करेक्ट आंसर। बोलो सेट है क्या सर? बोले ठीक। बढ़ाएं बात को आगे। चलिए 30 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखो क्या कहा गया है कि द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज v is equals to v naught plus gt plus ft square. Its position is x is equals to 0 at t is equals to 0. Displacement after time t is equals to 1 second. वेलोसिटी दी गई है और t is equals to 1 second पर डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है। हमने कहा साहब देखो ऐसा है, एक्चुअली इसमें ना ये फोर्स देख के ऐसे लगता है कि ये f जो है वो कोई फोर्स है। जो भी होना है यार, मेरी बात समझ रहे हो? तुम्हें वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया गया, कैपिटल F जो है वो कोई कांस्टेंट है, तो अपन कहेंगे साहब dx by dt जो होता है वो वेलोसिटी के इक्वल होता है। वेलोसिटी की वैल्यू है v नॉट प्लस gt प्लस में कितना ft स्क्वायर। तो dx किसके इक्वल होगा? बोला dx इक्वल होगा v नॉट प्लस gt प्लस ft स्क्वायर साथ में dt। बोलो हाँ कि ना? इधर लिमिट लगानी 0 से 1 और इधर लिमिट लगानी 0 से x। तो डिस्प्लेसमेंट जो आया वो आया v नॉट प्लस में gt स्क्वायर बाई 2, लिमिट रखी तो g बाई 2 प्लस में ft क्यूब बाई 3 लिमिट रखी तो इट इज f बाई 3। तो डिस्प्लेसमेंट सीधा सीधा अपने पास v नॉट प्लस g बाई 2 प्लस में कितना डियर f बाई 3। बोलो पक्का? चलिए जी सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 31 के बाद नेक्स्ट वन इज 32। 32 में कहा गया है कि ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फोर्स 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप न्यूटन। मतलब एक बॉडी है 2 kg की जिस पर ये फोर्स लग रहा है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद द ओरिजिन इनिशियली एट आफ्टर 4 सेकंड्स इट्स न्यू कोऑर्डिनेट्स आर 8, b, 20 मीटर। मतलब ये फोर्स लगा और 4 सेकंड के बाद इसके कोऑर्डिनेट्स है और b की वैल्यू पूछी गई है। मैंने कहा साहब देखो ऐसा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें केवल y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना। आपको x कोऑर्डिनेट दिया गया है, z कोऑर्डिनेट दिया गया है, मतलब हमारा कंसंट्रेशन केवल और केवल y कोऑर्डिनेट पर। y डायरेक्शन में फोर्स कांस्टेंट है, मतलब y डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन है, y डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन है वो किसके इक्वल आया? मतलब y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन आया 3/2 के इक्वल। पक्का? y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन 3/2 के इक्वल यदि अपने पास आता है तो y कोऑर्डिनेट बताना 4 सेकंड बाद। uy 0 है तो हाफ ay इनटू में t स्क्वायर, और t की यदि मैं बात करूं तो 4 सेकंड के बाद बात की गई तो 4 इंटू 4, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से सीधा सीधा y कोऑर्डिनेट 4 सेकंड के बाद कितना आया? 12 मीटर। दैट्स ऑल, खत्म क्वेश्चन। सिंपल है, x और z की बात ही नहीं करनी, केवल y की बात कर लो, खत्म है क्वेश्चन। पक्का? चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को। 32 के बाद नेक्स्ट वन की यदि अपन बात करें, द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 33। देखिए 33 में ये कहा गया है कि that a helicopter rises from rest onto the ground vertically upward with a constant acceleration g. Okay, a food packet is dropped from the helicopter when it is at a height h. The time taken by the packet to reach the ground is close to. देखिए साहब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जब जिस टाइम पर हेलीकॉप्टर पैकेट को रिलीज करेगा उस टाइम पर बॉडी की वेलोसिटी वही होगी, उस टाइम पर बॉडी की वेलोसिटी वही होगी जो हेलीकॉप्टर की है। हेलीकॉप्टर ए एक्सीलरेशन से यदि s डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसकी वेलोसिटी √2a s से गिवन होगी क्या? बोले जी हाँ। हेलीकॉप्टर जा रहा है g एक्सीलरेशन से और कितनी हाइट तक गया? h हाइट तक गया। v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as से अपन ने लगा दिया, तो वेलोसिटी जो है बॉडी की वो √2gh आ गई। मतलब जब बॉडी यहां से ग्राउंड से h हाइट पर है, इसके पास √2gh की वेलोसिटी है और अब हेलीकॉप्टर से इसको रिलीज कर दिया गया है, तो ये बॉडी क्या है? सबसे पहले इधर वाली डायरेक्शन में मूव करेगी, फिर इधर वाली डायरेक्शन में मूव करेगी। बोलो हाँ कि ना? बोले हाँ। पहले अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। मैंने कहा साहब इसके पास इधर वेलोसिटी अभी √2gh है, मान लो स्ट्राइक करते टाइम वेलोसिटी v होती है, तो अपन इसमें लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं तो हाफ mu स्क्वायर k इनिशियल प्लस u इनिशियल k फाइनल प्लस u फाइनल अपन अप्लाई कर सकते हैं। बोलो हाँ कि ना?
बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने कहा स्ट्राइक करते टाइम वेलोसिटी क्या रही है, बोला वेलोसिटी की वैल्यू जो आई यहां से m m और m 2gh प्लस में 2gh इज इक्वल टू v स्क्वायर, मतलब स्ट्राइक करते टाइम वेलोसिटी की वैल्यू √2√gh के इक्वल होगी, और वैसे नीचे की तरफ है तो नेगेटिव में। अब मैं देखो क्वेश्चन का पॉइंट समझना जरा कि कितने टाइम में एक बॉडी जिसके पास इनिशियली अपवर्ड वेलोसिटी ये थी और कितने टाइम बाद उसके पास ये वाली वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। तो हमने कहा साहब इसमें इक्वेशन लगा सकते हैं v इज इक्वल टू u माइनस gt, बोलो यस और नो। अच्छा v की वैल्यू तो -2√gh के इक्वल है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो √2gh के इक्वल है, और माइनस में अपने पास gt t बताना है, इसको इधर ले आए। देखो ये है 2√gh, ये है √2gh, दैट इज 1.414√gh, तो दिस वैल्यू इज 3.4 वैसे 3.414 होगा, इज इक्वल टू माइनस gt। टाइम t निकालना है तो टाइम t की वैल्यू मेरे पास 3.4 अंडर रूट में h बाई z, इतने टाइम के बाद वो जो बॉडी है वो ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगी। बोलो सेट है। तो यहां से यदि अपन देखें तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का जो आ रहा ना डियर, दैट फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। सेट, बढ़ाएं आगे। चलिए जी सर आगे बढ़ाते हैं। 33 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है कि इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ हैज द शेप AMB, एक बॉडी के वेलोसिटी टाइम ग्राफ की शेप दी गई है और हमें एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में पूछा गया। देखो A से M में एक्सीलरेशन जो होता है वो dv/dt होता है। dv/dt बोला जाए तो स्लोप ऑफ vt कर्व, बोलो यस और नो, मतलब vt कर्व की स्लोप होता है एक्सीलरेशन। तो पहले वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है ना, डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब स्लोप जो होगी दैट विल बी नेगेटिव, और कांस्टेंट स्लोप है भाई, यहां वाला एंगल, तो पहले एक्सीलरेशन कांस्टेंट है और नेगेटिव है, फिर इस वाले m से लेकर b में वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो स्लोप जो होती है, आप तो सीधा सीधा स्लोप से बात कर लो, बोले साहब स्लोप ये tan थीटा होता है, तो पहले तो थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 है, पहले थीटा ग्रेटर देन 90 है तो tan थीटा जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव, और बाद में थीटा जो है वो लेस देन 90 है तो tan थीटा जो होगा वो क्या होगा, वो होगा पॉजिटिव। तो डियर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में पहले एक्सीलरेशन नेगेटिव, थीटा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट, फिर एक्सीलरेशन पॉजिटिव, तो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। बोलो सेट है कैसा। ओके डियर, तो इस सेशन में हमारी तरफ से इतना ही, मिलते हैं फिर अगले सेशन में जिसमें अपन डिस्कस करेंगे, अभी अपना एनएलएम वर्क पावर एनर्जी तक कंप्लीट हुआ है, नेक्स्ट वाले में अपन सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और कोलिजन को डिस्कस करेंगे। 2019 से लेकर 2021 तक के क्वेश्चंस जो मेंस और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनके आसपास की जो थ्योरी है वो क्वेश्चंस के साथ अपन कवर करते हुए चलेंगे। तो ठीक है डियर, मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।